और ऑस्कर नाम के दो साइंटिस्ट्स दिखाई देते हैं जो बर्फ से ढके एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। इसके लिए उन्हें बर्फ के ठंडे पानी में बम फेंककर कुछ धमाके भी करने पड़े थे। ठीक तभी हेडक्वार्टर से एक फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी तरफ एक भयानक तुषार झड़ बढ़ रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। इधर पास में ही घूम रही एक रशियन सबमरीन को अचानक एक अजीब और तेज आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि समंदर की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थीं। जूलिया के स्कैनर्स अजीब तरह से काम करने लगते हैं और उनके कैंप के चारों तरफ की बर्फ बहुत तेजी से फटने लगती है। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स लेना चाहती है, लेकिन तब तक तूफान बिल्कुल पास आ जाता है। तब ऑस्कर उसे खींचकर स्नो मोबाइल की तरफ ले जाता है। इधर सबमरीन के कैप्टन को पता चलता है कि वो आवाज किसी जिंदा जीव की है, इसलिए वो तुरंत उस जीव से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज आकर सबमरीन से टकराती है। बर्फ के ऊपर ऑस्कर और जूलिया अपने सामने बर्फ को टूटते हुए देखते हैं। वो बचने के लिए जी जान लगाकर भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सामने की बर्फ फट रही थी। उनकी स्नो मोबाइल जो वहां से निकलने का इकलौता सहारा थी, वो भी आग में जलकर राख हो जाती है और पानी में डूब जाती है। इसके बाद धमाके उनके कैंप को भी तबाह कर देते हैं और बचे हुए साइंटिस्ट धीरे धीरे पानी में डूबकर मरने लगते हैं। इधर समंदर के नीचे सबमरीन भी लगातार डैमेज हो रही थी। अंदर के लोग बहुत मुश्किल से अपनी सीट पर बैठे थे, क्योंकि सब कुछ बहुत तेज कांप रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद वो फाइनली एक फ्लेयर चलाने में कामयाब होते हैं और उस रोशनी में पानी के नीचे बड़े बड़े टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक तभी एक आदमी कांच की स्क्रीन से टकराकर दूर जा गिरता है और चोट की वजह से वो तो सबमरीन डूबने से पहले ही एक ऑफिसर इमरजेंसी मैसेज भेज देता है और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर तक सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच जाती है। असल में उस सबमरीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हथियार थे, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि या तो उस सबमरीन को रेस्क्यू करना होगा और अगर रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं हुआ तो उसे उड़ा देना होगा। इस मिशन को लीड करेगा विक्टर, जो कि पानी में फंसी उस सबमरीन के कैप्टन का भाई था। विक्टर की फैमिली बहुत टेंशन में थी कि कहीं वो भी न खो जाए, इसलिए उसकी माँ बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाती है। वो विक्टर के हाथ में एक घड़ी पहना देती है जो उसके पिता की थी। वो कहती है कि ये घड़ी तुम्हारी हिफाजत करेगी और वो जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगी। तो खैर, उस रात विक्टर डॉक पर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलेशांस्की भी इस मिशन पर जा रहे हैं। तब विक्टर के दिमाग में टेंशन आती है कि ये बुजुर्ग आदमी शायद इस काम के लिए काफी ज्यादा ओल्ड हो गए हैं। अगर ये बुढ़ा मर गया तो इल्जाम तो उसी के सिर आएगा। लेकिन ओलेशांस्की को टीम से बाहर करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए विक्टर जब सबमरीन पर चढ़ता है तो क्रू मेंबर्स सब शिकायत करने लगते हैं कि हमारी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही हमें काम पर बुला लिया गया है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर स्नो स्टॉर्म के बीच ही भटक रहे थे। वो फोन ऊपर करके सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये सब करते हुए जूलिया लगभग एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी। तभी ऑस्कर उसे आखिरी मोमेंट पर आकर पकड़ लेता है और तभी जूलिया के फोन में एक ऑनेल रिग का सिग्नल आता है और वो तुरंत कॉल भी करती है। लेकिन भयंकर तूफान के शोर की वजह से रिग के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। तो कुछ देर बाद सिग्नल कट जाता है और कॉल बंद हो जाती है। अब ऑस्कर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो आसमान की तरफ एक फ्लेयर गन चलाता है और थककर जमीन पर बैठ जाता है। और अब अगले दिन सुबह विक्टर की सबमरीन उसी जगह पहुंचती है जहां पहली सबमरीन खोई थी। सबमरीन के क्रू मेंबर्स नोटिस करते हैं कि ओलेशांस्की विक्टर को लेकर एक प्राइवेट रूम में जा रहे हैं। वहां कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी थे और उनके हाथ में एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसे पढ़कर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्द ही उस खोई हुई सबमरीन को लेकर तरह तरह की पैरानॉर्मल अफवाहें फैलने लगती हैं। उधर जूलिया और ऑस्कर बर्फ में फंसी एक बोया ढूंढ लेते हैं। ये बोया पानी में तैरने वाला एक ऐसा डिवाइस है जो आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजता है। उनके मन में उम्मीद की किरण जगती है कि शायद कोई न कोई इस सिग्नल को पकड़कर उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। इसीलिए वो इधर उधर भटकना बंद करके वहीं इंतजार करने लगते हैं और विक्टर की सबमरीन को जब उस बोया का सिग्नल मिलता है तो वो तुरंत उस तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक चारों तरफ से बहुत सारी भेल मछलियां आकर सबमरीन को घेर लेती हैं। क्रू मेंबर्स कोशिश कर रहे थे कि भेल मछलियों को कोई चोट न पहुंचे। वो उन्हें बचाते हुए नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक तभी एक भेल गलती से स्क्रू हेड से टकरा जाती है। तब ओलेशांस्की क्रू को ऑर्डर देता है कि सोनार चालू कर दो, लेकिन विक्टर इससे सहमत नहीं होता क्योंकि इससे भेल मछलियों को नुकसान पहुंच सकता था। पर उन्हें हटाए बिना वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए मजबूरी में सोनार चालू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भेल मछलियां थोड़ी दूर हट जाती हैं। पर अगले ही पल वो सारी मछलियां दोबारा वापस आ जाती हैं। क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद अचानक सारी भेल फिर से हट जाती है। तब पता चलता है कि उस इलाके में एक तरह की लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज गूंज रही है और अचानक समंदर की गहराई का पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक तभी अंधेरे के बीच एक विशाल
टेंटिकल हिलता हुआ दिखाई देता है और सिर्फ एक बार में वो एक व्हेल को मार डालता है। सबमरीन के अंदर के क्रू मेंबर्स वो आवाज सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक उनका रडार सिग्नल देता है कि एक बहुत बड़ा जीव सीधा सबमरीन की तरफ बढ़ा आ रहा है। ओलेशांस्की को लगता है कि शायद किसी दुश्मन का जहाज आ रहा है, इसलिए वो गोली चलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन विक्टर को ये ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं लगता। वो इसके बजाय अपने क्रू को जल्दी से सबमरीन लेकर छिप जाने को कहता है। इसलिए वो सबमरीन को बर्फ की एक विशाल दीवार की दरार के अंदर छिपा देते हैं। तो हर बार जब सबमरीन बर्फ से टकराती तब अंदर का हिस्सा कांप उठता था और रडार की आवाज लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हेडफोन पहने हुए लोगों के कानों में दर्द होने लगता है। जब वो अजीब दुश्मन उनका पीछा करने लगता है तब क्रू को मजबूरन सबमरीन रोकनी पड़ती थी, क्योंकि सामने बर्फ की एक बड़ी दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया था। हालांकि अच्छी खबर ये थी कि तब तक वो विशाल दुश्मन वहां से हट चुका था। तो खैर, अब सबमरीन का डैमेज चेक करने के वक्त ओलेशांस्की विक्टर को डांटता है कि बिना सोचे समझे इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, और अब उनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबमरीन रिपेयर करने के लिए उन्हें पानी की सतह पर ऊपर आना ही होगा। इधर जूलिया और ऑस्कर कुछ पत्थरों से चिपककर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक बर्फ फटने की आवाज सुनाई देती है और पानी चीरकर सबमरीन ऊपर आ जाती है। अंदर से क्रू मेंबर्स बाहर निकलकर जिंदा बचे उन दोनों को देखते हैं और उनके पास जाते हैं। हालांकि वो जानते थे कि ये लोग उस हमले का शिकार हुई सबमरीन के क्रू मेंबर नहीं है, फिर भी वो उनकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। विक्टर उस बोया की जांच करके ओलेशांस्की के पास जाता है। ओलेशांस्की कहता है कि इन्हें थोड़ा खाना देकर यहीं छोड़ दो, हो सकता है ये किसी दूसरे देश के जासूस हो। लेकिन विक्टर ये सब नहीं सुनता। उसके मन में दया आती है, इसीलिए वो ऑस्कर और जूलिया को अपनी सबमरीन में ले लेता है। तो सबमरीन की मरम्मत खत्म होते ही वो दोबारा पानी में उतर जाती है और उसी बोया के पास वो उस दूसरी सबमरीन को ढूंढना शुरू करते हैं। अब मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को कुछ खाना दिया जाता है। इसके बाद विक्टर मैप दिखाकर उनसे उनके कैंप की लोकेशन जानना चाहता है और पूछता है कि क्या तुमने कुछ अजीब देखा है। जूलिया बताती है कि उन्होंने वहाँ बड़े बड़े धमाके देखे थे। विक्टर को लगता है कि शायद वो धमाके ही उसके भाई की सबमरीन डूबने की वजह है। तो अब क्रू मेंबर्स आगे के प्लान पर बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओलेशांस्की कहता है कि हमें अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले हमने रडार पर जिस दुश्मन को देखा था वो दोबारा वापस आ सकता है, और अगर उस जीव ने दोबारा हमला कर दिया तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। बचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अपने भाई को ढूंढने की जिद में विक्टर ऑर्डर देता है कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले जाया जाए। ओलेशांस्की उसे एक तरफ बुलाकर वार्निंग देता है कि दूसरी बार तुम इतना गलत फैसला कैसे ले सकते हो। अगर उस दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ये सब सुनकर भी विक्टर उसकी बात अनसुनी कर देता है। विक्टर अपने एक साथी से कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी सबमरीन में कोई जिंदा बचा है तो उसके पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बची होगी। अचानक जूलिया को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ऑस्कर उसे कहता है कि फिक्र मत करो, ये सोनार की आवाज है। सोनार के जरिए दूसरी सबमरीन को ढूंढा जा रहा है। तो इस तरह तलाश कुछ देर तक चलती रहती है और फिर रडार पर दिखता है कि वो अजीब दुश्मन दोबारा उनका पीछा कर रहा है। विक्टर क्रू से कहता है कि पहले की तरह कोई छिपने की जगह ढूंढो, लेकिन इस बार आसपास वैसी कोई जगह नहीं थी। हालांकि पास में ही एक ऑनेल रिग था। विक्टर के दिमाग में आता है कि शायद वहां छिपने का कोई मौका मिल जाए। तो सबमरीन जब पानी के ऊपर आने के लिए तैयार हो रही थी तभी ऑनेल रिग के सभी वर्कर्स समंदर से बाहर निकलते हुए विशाल टेंटिकल्स देखते हैं। वो तुरंत अलार्म बजा देते हैं और वो टेंटिकल्स ऑनेल रिग पर हमला शुरू कर देते हैं। पूरा स्ट्रक्चर टूटने लगता है और कुछ जगहों पर भयानक धमाके भी होते हैं। कई वर्कर्स डर के मारे भागना चाहते हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि पूरा ढांचा ही गिर रहा था। और ठीक तभी एक बड़े धमाके की वजह से सबमरीन का ऑनेल रिग से कनेक्शन टूट जाता है। विक्टर पेरिस्कोप से झांक कर देखता है कि असल में वहाँ क्या हुआ है। विक्टर जब देखता है कि विशाल टेंटिकल्स ऑनेल रिग को तबाह कर रहे हैं तो वो डर से कांप उठता है। वो तुरंत ये नजारा स्क्रीन पर भेजता है ताकि पूरा क्रू देख सके कि वो आखिर किस चीज से लड़ रहे हैं और उनका दुश्मन कितना बड़ा है। ऑनेल रिग को पूरी तरह तबाह करने के बाद वो अजीब दानव दोबारा सबमरीन का पीछा करना शुरू कर देता है और तभी उन्हें अपनी सबमरीन तेजी से मोड़नी पड़ती है। ये सब देखकर ओलेशांस्की को लगता है कि विक्टर का इस तरह क्रू मेंबर्स को वो विशाल दानव दिखाना उसकी तीसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि उस दानव को देखने के बाद क्रू मेंबर्स की हिम्मत टूट गई है। इसलिए वो सबको ठीक से संभालने के लिए सीधे कह देता है कि अब से सबमरीन की लीडरशिप मैं संभालूंगा। वो तुरंत क्रू को ऑर्डर देता है कि उस जीव पर 2 टॉर्पीडो दाग दो। टॉर्पीडो सीधे निशाने पर लगते हैं। ओलेशांस्की खुश होकर कहता है कि काम ऐसे किया जाता है विक्टर, समझे। लेकिन उसका चेहरा उसी पल उतर जाता है जब एक ऑफिसर बताता है कि वो दुश्मन जीव अभी भी जिंदा है, बल्कि पहले से भी ज्यादा गुस्से में वो उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। तब दोबारा टॉर्पीडो छोड़ा जाता है और एक और धमाका होता है। इस बार भी निशाना सही लगता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस विशाल दानव को मारने के लिए ये छोटे विस्फोटक काफी नहीं थे। इसके बाद जब दानव सबमरीन का पीछा करने लगता है तो ओलेशांस्की डर के मारे कोई एक्शन नहीं ले पाता। तभी विक्टर दोबारा कमांड अपने हाथ में ले लेता है और क्रू से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके
सके सबमरीन को भगाओ। वो दानव के ज्यादातर हमलों से तो बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल सबमरीन से टकरा जाता है जिससे सबमरीन को काफी नुकसान पहुंचता है। अंदर काम कर रहे कुछ क्रू मेंबर्स घायल हो जाते हैं। विक्टर के खुद के सिर पर चोट लगती है और कुछ कंप्यूटर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ तक कि एक कंप्यूटर गिर जाने से एक क्रू मेंबर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इस तरह सबमरीन धीरे धीरे डूबने लगती है और वो विशाल दानव इस मौके का फायदा उठाकर एक और जोरदार वार करता है। इस हमले की वजह से मिसाइल वाले हिस्से में धमाका हो जाता है और वहाँ भयानक आग लग जाती है। क्रू मेंबर्स तुरंत वेंटिलेशन बंद करके उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर देते हैं। कुछ क्रू मेंबर्स वहीं रहकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंटिकल्स के एक और जबरदस्त हमले से सबमरीन तेजी से नीचे डूबने लगती है। रडार पर वो देखते हैं कि उस विशाल दानव ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये जीव असल में एक प्रागैतिहासिक दानव है जिसका नाम क्रैकन था। ये दानव दिखने में आज के समय के ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन इसका साइज मौजूदा ऑक्टोपस से कई हजार गुना बड़ा था। क्रैकन को लेकर पुराने जमाने में सैकड़ों कहानियां और उपन्यास लिखे गए हैं। इस क्रैकन को हकीकत में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उनके पास आखिरी सिर्फ एक मिसाइल बची थी, इसलिए उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना था। वो चर्चा शुरू करते हैं कि अब क्या किया जाए। विक्टर कहता है कि सबमरीन को अब साइलेंट मोड पर ले जाओ, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज सुनकर शिकार करते हैं। इस वजह से टॉरपीडो रूम में मौजूद वर्कर्स को आग बुझाने का काम रोकना पड़ता है, जिसके नतीजे में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। और इधर क्रैकन की आवाज कम्युनिकेशन ऑफिसर के कानों में बुरी तरह चुभ रही थी। टॉरपीडो रूम के लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम ऐसे ही मारे जाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से विक्टर का प्लान काम कर जाता है और क्रैकन कोई आवाज न पाकर दूर चला जाता है। अब वो दोबारा काम पर लौट सकते थे, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि मामूली फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझाना मुमकिन ही नहीं था। कुछ क्रू मेंबर्स वहां आग में जलने लगते हैं। ये देखकर विक्टर सबको कहता है कि कंपार्टमेंट अभी खाली कर दो, जो जल रहा है उसे जलने दो, बस अपनी जान बचाओ। तो ये बात सुनकर कुछ ऑफिसर्स जब आग वाले इलाके से निकल रहे थे तभी वो घायल हो जाते हैं, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स उन्हें खींचकर दरवाजे के दूसरी तरफ ले आते हैं और बिल्कुल आखिरी पल में दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि आग किसी दूसरे हिस्से में न फैले। टॉरपीडो कंपार्टमेंट का प्रेशर कंट्रोल करके और ऑक्सीजन बाहर निकालकर आखिरकार आग बुझा दी जाती है, जिसे उस कमरे के अंदर से कंट्रोल करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। तो खैर, इस हादसे के बाद सबमरीन की हालत थोड़ी शांत होती है और यहाँ जो लोग अभी भी सही सलामत थे वो सबमरीन की मरम्मत के काम में लग जाते हैं। जो घायल हो गए थे उन्हें उनके कमरों में भेज दिया जाता है। ऑस्कर और जूलिया उनकी प्राथमिक चिकित्सा देने में मदद करते हैं और इससे क्रू का उन पर भरोसा बढ़ने लगता है। इसके बाद विक्टर क्रू मेंबर्स से उनकी राय मांगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब सब एक साथ कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी सबमरीन की लोकेशन अभी तक नहीं मिली है और क्रैकन से बचने के लिए हमारे पास अब कोई हथियार भी नहीं बचा। ये सब बातें सुनकर ओलेशांस्की विक्टर को याद दिलाता है कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे, वो एक सबमरीन एक्सीडेंट में लोगों को बचाते हुए शहीद हुए थे। तो ये सब सुनकर बहुत सोच समझकर विक्टर राजी हो जाता है कि असल में यहाँ से वापस लौटना ही सही होगा। तो अब सबमरीन घर वापसी की तरफ बढ़ रही थी। विक्टर यहाँ अपने पिता की लिखी आखिरी चिट्ठी पढ़ रहा होता है। ठीक तभी जूलिया उसके कमरे में आती है और देखती है कि वहाँ कुछ परिंदे हैं। विक्टर बताता है कि इन परिंदों को ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए यहाँ रखा गया है। जूलिया उससे एक मैप मांगती है और उसमें वो सारी जगह दिखाती है जहाँ जहाँ उन्होंने क्रैकन को देखा था। वो कहती है कि पुरानी कहानियों के हिसाब से क्रैकन नाम के इस जीव ने पहले भी हजारों जहाजों पर हमला किया है, लेकिन अचानक एक वक्त ऐसा आया जब क्रैकन न जाने कहाँ गायब हो गया था। इसलिए कई साइंटिस्ट्स का मानना था कि क्रैकन शायद किसी गहरी नींद में चला गया है। जूलिया समझाती है कि हमने रिसर्च के लिए जो धमाके किए थे वो धमाके शायद क्रैकन की छिपने वाली गुफा में जाकर लगे हैं और उसी वजह से क्रैकन नींद से जाग गया है। अगर सबको बचाना है तो उन्हें सोनार बंद करना होगा, वरना क्रैकन दोबारा उस आवाज का पीछा करते हुए आ जाएगा। क्योंकि जूलिया क्रैकन के बारे में इतना कुछ जानती है, इसलिए विक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मेरे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है। जूलिया कहती है कि ऑक्टोपस अक्सर शिकार को खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं और वो जगह